So good evening everyone. So today we are going to discuss some more questions on the ellipse and hyperbola. Mainly questions will be on hyperbola. Okay. देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, सोल्व कीजिए सभी लोग. Again, all the questions are the more than one correct type questions, MCQs, more than one correct type of questions, because JEE के अंदर ज़्यादातर जो questions आते हैं वो more than one correct type के ही आते हैं. तो आज भी हम लोग more than one correct type के ही questions को डील करेंगे. तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक कर्व है, इनमें से क्या रिप्रेजेंट करता है, एलिप्स करता है, हाइपरबोला करता है. पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपको बताना है यदि हाइपरबोला है तो उसका सेंट्रिसिटी, फोकस इन द डायरेक्ट्रिक्स, इन सब के बारे में हमें बातचीत करनी है. कैसे हम इसको लिखेंगे, कोई भी जनरल 2 डिग्री का इक्वेशन एलिप्स या हाइपरबोला तो अपन ऐसे चेक कर सकते हैं, h स्क्वायर माइनस ए बी से. So that is 36 minus a is 7 and b is -2 which is positive. h square minus ab यदि पॉजिटिव होता है तो ये तो हाइपरबोला हो गया, लेकिन इसके लिए d नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. कैसे कैलकुलेट करेंगे आप इसको हाइपरबोला? बताओ. क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर. किस तरीके से? ऑप्शन को देखते हुए मेरे पास क्लिक हो रहा है कुछ कि यदि हाइपरबोला होता है तो हाइपरबोला का कंसेप्ट होता है पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स पी एम स्क्वायर. होता है या नहीं होता है? तो मैंने एक बार सोचा कि चलो ये फोकस होता है सपोज, तो इससे इक्वेशन बना करके देखूं तो उसमें जो डायरेक्ट्रिक्स आएगी, ये जो 1,2 पॉइंट है, डायरेक्ट्रिक्स यदि मैं ये मान के देखूं, एक बार एडजस्टमेंट कर लूंगा फिर मैं, y माइनस 1 अपॉन √5 का होल स्क्वायर. यस और नो? अब अपन एडजस्टमेंट करके देखते हैं. इधर नीचे 5 आ रहा है तो 5x स्क्वायर, इधर 4x स्क्वायर. यहाँ पर ई स्क्वायर चाहिए, लेट से अपन 3 कर दें इसको. तो ये सेटिंग बैठ रही है नहीं बैठ रही बच्चों? पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम पी एम स्क्वायर, इस टाइप का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? इक्वेशन को बैलेंस करके देखो, ऑप्शन से थोड़ा सा स्ट्राइक करेगा. हम इस इक्वेशन को ऐसा लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे? लिख पा रहे हैं? यदि ऐसा लिख पा रहे हैं तो इसका जो फोकस है वो है 1,2, इसकी इसेंट्रिसिटी है √3 और डायरेक्ट्रिक्स है 2x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो भाई, कोई डाउट है तो बताओ. बिना ऑप्शन के तो बेटा देखो एडजस्टमेंट करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन में. बेटा एक ऑप्शन से तो आपको सेटिंग करनी ही पड़ेगी.
या तो आप फोकस को सही मानो या फिर आप डायरेक्ट्रिक्स को सही मानो। आप इनमें से या तो फोकस को या डायरेक्ट्रिक्स को, इनमें से एक को सही मानते हुए इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे अपन, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग डेटा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। सो हमने जो फंडामेंटल कंसेप्ट होता है ना, ये याद रखना है, वो फंडामेंटल कंसेप्ट पे इक्वेशन बन जाता है कई बार, कि जैसे पी एस इज इक्वल टू पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई वाला कंसेप्ट, उससे अपन ने सोचा है इसको। डायरेक्ट्रिक्स गलत दिया होता तो कैसे एडजस्ट करते? बेटा देखो, डायरेक्ट्रिक्स यदि गलत दिया हुआ होता तो अपने को यहाँ पर कुछ इक्वेशन जो होती, इसको कंपेयर करते हैं, इसको मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी मान लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स को। अब डायरेक्ट्रिक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी मान करके पूरा ओपन करके इसको कंपेयर किया जाता, उससे फिर अपने आप डेटा एडजस्ट हो जाता है कि क्या क्या आएगा। ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलो स्टार्ट करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, इक्वेशंस ऑफ ए कॉमन टेंजेंट टू टू हाइपरबोला इज, ये जो कॉमन टेंजेंट होंगी दो हाइपरबोला की, उसकी इक्वेशन क्या है? क्या क्या ऑप्शंस होंगे? ये तो केवल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है बच्चों, ओनली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आ जाना चाहिए। टेंजेंट की इक्वेशन का कंसेप्ट और कॉमन टेंजेंट, स्पेशली कॉमन टेंजेंट का जो कंसेप्ट होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सभी बच्चों को ये कंसेप्ट याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। एक हाइपरबोला हमारा हॉरिजॉन्टल और एक हाइपरबोला हमारा वर्टिकल वाला है। इसके ऊपर कॉमन टेंजेंट, ये जो हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसके ऊपर कोई भी टेंजेंट का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होती है क्या बच्चों? इक्वेशन भी इसी टाइप की गिवन है। और ये जो दूसरा हाइपरबोला है ये क्या है, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इस वाले हाइपरबोला के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे बताओ? जो सेकंड हाइपरबोला है वर्टिकल हाइपरबोला, उसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करोगे बच्चों? एनीवन?
उसके ऊपर इक्वेशन ये आ जाएगी क्या, x इज इक्वल टू एम डैश वाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम डैश स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होगी क्या। सेकंड की टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी क्या, बोलो। ए और बी भी इंटरचेंज होंगे, क्या होगा, बी स्क्वायर एम डैश स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए और बी इंटरचेंज होंगे या नहीं होंगे, बताओ जरा, क्या कहानी होगी सेकंड के केस में। इंटरचेंज होंगे बच्चों, लेकिन यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये कहानी होगी, ये ध्यान रखना। हाइपरबोला में बड़ा छोटा नहीं होता है, हाइपरबोला में बड़ा छोटा नहीं होता है। जब आप डेराइव करोगे तो अपन डायरेक्ट एक्स और वाई चेंज नहीं हुए बेटा, यहाँ पर ए और बी भी चेंज हुए हैं, बट बेसिकली एक्स और वाई चेंज थोड़ी हुए हैं। आपकी जो इक्वेशन है, एक्स और वाई चेंज होते तो वो इक्वेशन ये होती कि एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यदि आपकी ये इक्वेशन होती तो टेंजेंट की इक्वेशन में ये लिखता x इज इक्वल टू एम डैश वाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर एम डैश स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन राइट हैंड साइड का वो जो है ना -1, वो भी परिवर्तन हुआ है, तो उस वजह से लाइन जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी वो ये आएगी। अब इन दोनों कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करने पर m का जो वैल्यू आ रहा है सोल्व करने पर, दैट इज इक्वल टू +-1। कंपेयर कर देंगे तो m का वैल्यू आएगा बच्चों +-1। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, बताओ मुझे। कंपेयर करने पर m का वैल्यू +-1 आया या नहीं आया, कंपेयर करने पर m या m डैश जो भी हम बोलेंगे आ गया। जब m का वैल्यू +-1 आ गया तो उसको जब हम पहले रिलेशन के अंदर या दूसरे रिलेशन के अंदर पुट करेंगे, कर सकते हैं नहीं कर सकते पुट। जब आप इस रिलेशन के अंदर पुट करोगे तो आपके आंसर कौन कौन से आ जाएंगे, ए आ जाएगा, सी आ जाएगा, बी आ जाएगा और डी आ जाएगा। ये चारों आंसर आपके आ जाएंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर है। कॉमन टेंजेंट का कंसेप्ट क्लियर है। तो कॉमन टेंजेंट के अंदर एक्स वाई से रिप्लेस होता है या नहीं होता है, ये की वर्ड है। यदि कर्व के अंदर केवल एक्स और वाई को इंटरचेंज किया गया है तो ही ध्यान रखना है, लेकिन राइट हैंड साइड में यहाँ कांस्टेंट में परिवर्तन आ गया। यदि आपको इस तरीके से दिक्कत आती है तो अपन x(x1 + y(y1) वाले फॉर्मूले से चले जाए, t इक्वल टू 0 वाले फॉर्मूले से, और दोनों को कंपेयर कर, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि किसी को इस तरीके से दिक्कत आए तो वो t इक्वल टू 0 वाले फॉर्मेट से चले जाए और कंपेयर कर, ठीक है। तो हम इस फॉर्मेट से इसलिए गए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो इसी फॉर्मेट में गिवन थी। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 3, a sec theta comma b tan theta, a sec phi comma b tan phi are the ends of a focal chord of this, then you have to find the value of this।
क्या आएगा आंसर? आप लोगों को कोड की इक्वेशन याद है? दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं पैराबोला में, एलिप्स में और हाइपरबोला में, तो उनकी कोड की इक्वेशन कितने लोगों को याद है? कोड की इक्वेशन याद होनी चाहिए। याद है कोड की इक्वेशन? यहां पर क्या होता था? एक्स बाई ए कॉस, जो एसेंट्रिक एंगल्स होते हैं उनका डिफरेंस बाई टू, दैट इज थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई टू माइनस वाई अपॉन बी साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू, ये जो हाइपरबोला का केस होता था इसमें थोड़ी सी इक्वेशन अलग आती थी, याद करो आप, थीटा प्लस फाइव बाई टू। इलिप्स के अंदर अलग आती थी कहानी, याद है इलिप्स की इक्वेशन? इलिप्स के अंदर क्या होता था? यहाँ प्लस होता था, यहाँ प्लस होता था और राइट हैंड साइड में माइनस होता था और यहाँ प्लस वाई बाई बी आता था। ठीक है ना? इलिप्स में अलग थी और हाइपरबोला में अलग होती है। इलिप्स वाली मत लगा देना, यहाँ पे प्लस मत कर देना माइनस की जगह पहली टर्म में, यहाँ माइनस आता है, राइट हैंड साइड में प्लस आता है। ये इक्वेशन किसी भी दो पॉइंट थीटा और फाइव वाले कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करने वाली थी। अब ये जो इक्वेशन है ये अपनी है फोकल कोड। यदि ये फोकल कोड है तो ये प्लस माइनस ए कोमा जीरो से पास करेगी, करेगी या नहीं करेगी? करेगी। तो ये प्लस माइनस ए कोमा जीरो से पास करती है। आंसर बताओ बच्चों क्या होंगे? किसी भी बच्चे का अभी तक सही आंसर नहीं आया है। So this is plus minus e times cos theta minus phi by 2 is equal to cos theta plus phi divided by 2। ये आंसर आएगा। So plus minus e is equal to cos theta plus phi divided by 2 upon cos theta minus phi divided by 2। yes or no? यहाँ सी एन डी लगा दो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, अप्लाई सी एन डी। सो यदि आप सी एन डी लगा देंगे बच्चा तो बहुत खत्म होगी कहानी। क्या होगा? प्लस माइनस ई, एक बार पॉजिटिव ले लो एक बार नेगेटिव ले लो। राइट हैंड साइड कितना होगा पहले राइट हैंड साइड देख लेते हैं। ऊपर प्लस होगा तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन माइनस साइन ए साइन बी, फिर प्लस कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो 2 टाइम्स कॉस थीटा बाई 2 कॉस फाइव बाई 2। ऊपर वाले में से यदि नीचे वाला माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का आएगा बेटा 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 साइन फाइव बाई। ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड में दो तरीके, प्लस का लोगे तो आएगा ई प्लस वन अपॉन ई माइनस वन, और नेगेटिव का लोगे तो वो आएगा माइनस ई प्लस वन अपॉन माइनस ई माइनस वन। चेक करो सी एन डी लगाने पर ही आएगा। तो आपको जो आंसर चाहिए टेन थीटा बाई 2 इंटू टेन फाइव बाई 2 ये चाहिए।
तो पहले वाले से देखो इसका नेगेटिव कर दोगे और उल्टा कर दोगे, नेगेटिव और उल्टा, तो वो आ गया 1 - e/1 + e, दैट इज ऑप्शन बी। और दूसरे वाले में भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर और उल्टा कर दोगे, तो वो आ जाएगा 1 + e डिवाइडेड बाई 1 - e। तो बच्चों कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं? ए एंड सी आ रहे हैं। कौन से ऑप्शन आए? ए एंड सी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्वेश्चन? सभी लोगों को चमका या नहीं चमका क्वेश्चन? बी एंड सी क्लियर हो गया क्या? यही क्वेश्चन यदि हम एलिप्स के लिए करते हैं तो एलिप्स के लिए आंसर क्या आते हैं पता है आपको? एलिप्स के लिए आंसर आते हैं एडी। एलिप्स के लिए आंसर आते हैं एडी, क्योंकि एलिप्स के अंदर थोड़ा सा इक्वेशन में डिफरेंस होता है, यहाँ प्लस होता है, थीटा प्लस 5/2। तो यदि कुछ बच्चे एलिप्स वाली इक्वेशन लगा रहे होंगे, कुछ बच्चे यहाँ पर एलिप्स की इक्वेशन लगा देते हैं, थीटा प्लस 5/2 कर देंगे और यहाँ माइनस कर देंगे, तो उनके आंसर आ जाएंगे एडी। तो एलिप्स के केस में आंसर आते हैं एडी। वैसे ये पॉइंट भी चाहे तो अपन याद कर सकते हैं, प्रॉपर्टी है ये सिंप्लीफाइड, कि ये जो प्रोडक्ट होता है इसकी वैल्यू क्या होती है। हाइपरबोला में होता है बीसी और एलिप्स में होता है एडी। चले बच्चों आगे चलें, एनी कंफ्यूजन? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसमें नॉर्मल एट एनी पॉइंट पी मेड द एक्सेस इन जी एंड जी एंड सी इज द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। तो बताइए क्या कहानी हो? फोर्थ क्वेश्चन। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके किसी पॉइंट पी पर
सेक थीटा कोमा ए टेन थीटा। पॉइंट भी आसान है। ठीक, अब इसके किसी पॉइंट पर नॉर्मल खींच रहे हैं अपन, जो कि एक्सिस को कहाँ कट करता है, एक्स एक्सिस को कट करता है जी पर, और वाई एक्सिस को कट करता है सपोज स्मॉल जी पर, और सी आपका सेंटर है। तो पीजी और पीजी, पीजी और पीसी, इन सब के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला चाहे ये वाला लें, चाहे एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी ले सकते हैं। आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा आसान लगती है हमें। सो 2x माइनस 2y dy by dx is equal to 0. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज x अपॉन y। आपको याद हो इसके ऊपर यदि टेंजेंट की इक्वेशन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो तो अपन डिराइव कर सकते हैं। एक्स वाई के फॉर्मेट में भी डील कर सकते हैं अपन चाहें तो। सो यहां पर किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल यदि कट करता है तो क्या कहानी होगी बताओ। स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना आ गया, माइनस का वाई बाई एक्स, मतलब माइनस का ए टेन थीटा अपॉन ए सेक थीटा, दैट इज माइनस का साइन थीटा। चेक करो, नॉर्मल का जो स्लोप आएगा बच्चों वो यही आ रहा है क्या। तो नॉर्मल की जो इक्वेशन है वो क्या आ गई, y माइनस ए टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा इंटू एक्स माइनस ए सेक थीटा। ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो नॉर्मल की इक्वेशन जब ये आ गई तो जी पॉइंट, y को जीरो रख दोगे तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y को जीरो रखने पर x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है बच्चा, ए सेक थीटा प्लस ए सेक थीटा, 2a सेक थीटा कोमा जीरो आ रहा है क्या, चेक करो, 2a सेक थीटा कोमा जीरो। चेक करो, स्मॉल जी के पॉइंट चेक करो बेटा, x को जीरो रख दो तो y आ जाएगा अपना ए टेन थीटा और ए टेन थीटा, जीरो कोमा टू ए टेन थीटा। चेक करें, चेक कर लो बेटा। यहां से देखो पीजी, तो पीजी की जो डिस्टेंस आ रही है देखो वो आ रही है ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। यही अपनी पी स्मॉल जी बन रही है और यही अपनी सीपी बन रही है डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो ये तीनों जो डिस्टेंसेज हैं ये इक्वल आ रही हैं, तो अपने आंसर्स क्या क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए बी सी हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल फंडामेंटल बेस्ड है। कुछ बच्चे चाह रहे हैं कि सर हम एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर लेकर के करें। अब कर लो, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर ले लो, क्या दिक्कत थोड़ी है भाई। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर लोगे तो उसके किसी पॉइंट सी टी कोमा सी बाई टी पर नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है बता दो मेरे को। नॉर्मल की इक्वेशन इस पे आती है एक्स टी क्यूब
माइनस वाई टी माइनस सी टी टू द पावर 4 प्लस सी इक्वल टू 0। ये नॉर्मल की इक्वेशन आई। तो जिनके आंसर नहीं आ रहे वो चेक करो, ये आंसर ये आई क्या। तो इस नॉर्मल की इक्वेशन से जी पॉइंट आ जाएगा, वाई को 0 रख दो, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दो। तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका सी टी माइनस सी बाई टी क्यूब आ रहा है, चेक कर लो। कॉमा 0 और जी पॉइंट आपका 0 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट निकाल लो। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है आपका सी बाई टी माइनस सी टी क्यूब आ रहा है। अब दोनों से निकाल करके देख लो, आंसर सेम आएगा। डिस्टेंस कैलकुलेट करो बेटा, सेम आएगा, चेक करके देखो। मेरे को तो नजर आ रहा है सेम, मेरे को डिस्टेंस सेम नजर आ रहा है। ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। If acute angle between the two asymptotes of the hyperbola is pi by 3, then the eccentricity of the hyperbola can be। क्या आंसर आएगा? कंसेप्ट याद है आपको? यदि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यदि ये हाइपरबोला होता है तो इसकी टेंजेंट्स की इक्वेशन, एसिम्प्टोट की इक्वेशन y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स होती है या नहीं? यस और नो? टेंजेंट की एसिम्प्टोट्स जो होती हैं, इनकी जो इक्वेशन होती हैं, ये सभी बच्चों को अच्छे से याद होनी चाहिए कि ये मेरा एक हाइपरबोला, एसिम्प्टोट्स जो होती हैं ये इसके सेंटर से पास करती हैं और इनफाइनाइट पे जाकर के टच करती हैं कर्व को। ठीक है, तो ये जो लाइन है y इक्वल टू बी बाई ए एक्स, तो ये जो एंगल है ये टोटल एंगल अपने को सिमेट्रिकल है। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री। यस और नो? तो मैं क्या कह सकता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, टेन थीटा इज 1/√3, दैट इज इक्वल टू बी बाई ए। तो बी बाई ए की वैल्यू आ गई, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया आपके पास, दैट इज 1/3। ठीक है, दूसरा केस भी हो सकता है, मैं रिवर्स ले लूं। तो इसेंट्रिसिटी जो होगी 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यदि ये वाला केस हुआ तो यू विल गेट 4/3, तो आपका आंसर आ जाएगा 2/√3। दूसरा केस कौन सा बेटा? इसेंट्रिसिटी कैन बी 1 प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वर्टिकल केस में। तो उसके अंदर यहाँ पर कहानी कितनी हो जाएगी, ये
4 हो जाएगा, तो ई विल बी 2। यस और नो? क्लियर है क्या? एजम्प्टोड की जो इक्वेशन होती हैं ये फिक्स है बेटा, यही होती है, इनको याद रखना है। इनको डिराइव किया जा सकता है, उसका लेक्चर अलग है। हम क्या करते हैं, एजम्प्टोड की जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए एक्स होती हैं इसके लिए। अब देखो बच्चे का क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सर जब एंगल दिया होता है तो एक्स एक्सिस के अबाउट ही मानते हैं क्या? बेटा जब हम जब क्वेश्चन में सिंपल सा दिया हुआ है कि भाई ऐसा ऐसा है, तो अपन स्टैंडर्ड को लेकर के ही करेंगे ना। एंगल बिटवीन द एजम्प्टोड्स इज 60 डिग्री, एक्यूट एंगल है ना, तो वो वाला ये वाला ही होगा, साथ वाला ही। दूसरा वाला ज्यादा हो जाएगा, वो एक आप ऑब्ट्यूस निकाल लो, एक 60 तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 120, आप उससे कर लो, आंसर सेम ही आएगा, मोड लगा देना। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए। एक सर्कल है, प्रीवियस क्वेश्चन में बच्चे को डाउट है। प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा वहां पर हमने वर्टिकल वाला केस लिया है, दो केस होंगे ना। एंगल यदि ए बाई बी हो गया तो दूसरा वाला केस वर्टिकल वाले के साथ यदि बनाएंगे तो वहां पर ए बाई बी का वैल्यू 3 आएगा। बेटा हाइपरबोला में छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है यार, हाइपरबोला के अंदर छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। हाइपरबोला के अंदर सिंपल सा कंसेप्ट होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और एक वर्टिकल होता है। एक वर्टिकल हाइपरबोला, एक हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। मुझे ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इसी आएगा। सब बच्चों ने बहुत जबरदस्त गलती कर दी यार, बड़ी जबरदस्त वाली गलती करी। सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि देखो वो क्या कर रहे हैं, एक सर्कल दिया है। अब इन्होंने क्या किया है कि y इक्वल टू 1/x डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 1। ये 4 डिग्री की इक्वेशन बन गई। x की पावर 4 माइनस x² प्लस 1, इसके 4 रूट्स होंगे, x1 x2 x3 x4, उनका प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगा दिया या सम ऑफ द रूट लगा दिया। सम ऑफ द रूट से c आ गया आपका, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से 1 आ गया, तो y1 y2 y3 y4 का वैल्यू भी 1 हो गया यहाँ से। तो सबका आंसर BC आ गया। क्या यही किया सबने? बताओ। क्या सबने यही किया क्या? तो ये तो गड़बड़ कर दी ना आपने। BC आंसर नहीं होंगे, यही तो क्वेश्चन था। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है कंसेप्ट यही लगाते हैं, लेकिन ध्यान तो दो,
एक्स स्क्वायर को टी मानोगे, आप ये देखो ना यार, रियल पॉइंट्स आएंगे ही नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल टू 1। आपकी हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने की यार। बेटा लेफ्ट हैंड साइड एम जी एम से 2 या 2 से ज्यादा है, इक्वल टू 1 के नो रियल सॉल्यूशन। नो रियल सॉल्यूशन, कोई रियल सॉल्यूशन ही नहीं है, कट ही नहीं करेंगे। और जब कट ही नहीं करेंगे तो पॉइंट्स कहाँ से आएंगे, और पॉइंट ही नहीं होंगे तो उनका सम कैसे निकाल दिया आपने। समझ में आया। आंसर क्या आएगा, डी। आंसर वुड बी डी। ए कैसे आ रहा है बेटा इससे, जिन बच्चे का ए आ रहा है, जिनीशा ए कैसे आया बेटा। सबको क्लियर हुआ क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन करो। If the normals at xi comma yi to the rectangular hyperbola x into y equal to 2 meet at the point 3 comma 4, then क्या कह सकते हैं। xy इक्वल टू सी स्क्वायर पर y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, 0 होता है। कोई भी पॉइंट क्या होता है, सी टी कोमा सी बाई टी होता है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है माइनस का y बाई एक्स, तो माइनस का 1/t²। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ जाएगा आपका t²। आ रहा है नहीं आ रहा, चेक करो। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, y माइनस सी बाई टी, सी इज रूट टी, √2t इज इक्वल टू t² इंटू एक्स माइनस a t², एक्स माइनस सी टी इज √2t। ठीक है, ये कहाँ से पास करती है, ये 3,4 से पास करती है, और इसको सिंप्लीफाई कर लो। 4t माइनस √2 इज इक्वल टू t³ इंटू 3 माइनस √2t। आपकी इक्वेशन बन रही है √2 टाइम्स t⁴ माइनस 3 टाइम्स t³ प्लस 4t माइनस √2 इज इक्वल टू 0। चेक करो बच्चों, यही बनी क्या। इसके 4 रूट होंगे, t1 t2 t3 एंड t4। समेशन t1 की वैल्यू आएगी माइनस b बाई है, दैट इज 3/√2। समेशन t1 t2 की वैल्यू आएगी 0। समेशन t1 t2 t3 की वैल्यू आएगी माइनस प्लस माइनस, माइनस का 4/√2। और प्रोडक्ट ऑफ t1 t2 t3 t4
इसकी वैल्यू आएगी माइनस प्लस माइनस प्लस, दैट इज इक्वल टू माइनस का 1। ये वैल्यूज आ गई। चलो बताओ जरा, तो फाइनल आंसर बताओ बच्चों क्या होगा। ये 4 पॉइंट पे कट करते हैं तो उन चारों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट का सम, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए आंसर सी टाइम्स T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। सी का वैल्यू है √2, तो ये आ गया 3 इस वाले रिलेशन से। आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है, बी ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों। y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, मतलब c इंटू 1/T1 प्लस 1/T2 प्लस 1/T3 प्लस 1/T4। हाँ या नहीं? अब देखो इसका यदि आप एलसीएम लोगे तो ऊपर समेशन T1 T2 T3 बन जाएगा बच्चों, नीचे बन जाएगा T1 T2 T3 T4। सी का वैल्यू था √2 माइनस का 4/√2 डिवाइडेड बाई -1, तो इसका वैल्यू कितना आया 4। तो बचाओ ऑप्शन बी भी होगा या नहीं होगा? आंसर क्यों चेंज कर रहे हो बार बार? प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी ऑप्शन, x1 x2 x3 x4 is c to the power 4 t1 t2 t3 t4, that is equal to माइनस का 4। ए बी सी। क्लियर बच्चों? बेटा हमने y की जगह c/x नहीं लिखा, मैंने तो y कोऑर्डिनेट c/t लिखा है। ये देखो अजम्पशन ct, c/t, और c का वैल्यू √2 है बेटा। ठीक है, चलें बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो। A and B are the two fixed points and P another point in the plane move such that K1 PA plus K2 PB is equal to K3, where K1 K2 K3 being real constant, then the locus of P is, तो P का locus क्या होगा?
K1 का वैल्यू 0 है, K1 का वैल्यू यदि 0 है तो क्या रिलेशन आया, P पॉइंट की B से डिस्टेंस K3 अपॉन K2 विच इज पॉजिटिव। मतलब P पॉइंट इस प्रकार से मूव कर रहा है कि उसका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, तो हमेशा कांस्टेंट है तो क्या होगा, एक सर्कल होगा जिसका सेंटर होगा बी पॉइंट। सेंटर क्या होगा बेटा, बी पॉइंट, और रेडियस कितनी होगी, K3/K2। पहला ऑप्शन क्लियर है, तो ए तो सबको क्लियर हो गया होगा। बी की बात करते हैं, बी ऑप्शन में बोला गया है कि K3 0 है, तो K3 यदि 0 होगा तो क्या होगा बताओ, पॉइंट P की A से डिस्टेंस और B से डिस्टेंस का रेशियो, PA अपॉन PB का वैल्यू माइनस का K2/K1 है। K2 नेगेटिव है, K1 पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ गया। तो P पॉइंट का जो दो पॉइंट से रेशियो है वो कितना आ रहा है, फिक्स आ रहा है। तो बच्चों PA अपॉन PB is equal to K2 minus of K2/K1, लेट्स से दिस इज इक्वल टू नया कांस्टेंट, और ये जो नया कांस्टेंट है ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी यदि दो फिक्स पॉइंट हैं, ए बी यदि दो फिक्स पॉइंट हैं, इनको K:1 में, इनको K:1 में, जब माना ये K माना अपन ने, तो K:1 में एक इंटरनली पॉइंट और एक एक्सटर्नली पॉइंट, दो पॉइंट होंगे K:1 के रेशियो में। P1 P2 को डायमीटर फॉर्मेट में एक सर्कल होगा या नहीं होगा, हमेशा P पॉइंट हमेशा सर्कल पे लाई करेगा या नहीं करेगा। देखो बेटा P पॉइंट जो होगा वो PA अपॉन PB कांस्टेंट, तो B वाला जो केस होगा वो भी एक सर्कल होगा या नहीं होगा। P point will lie on the circle with P1 P2 as a diameter, and P1 P2 are the points which divide the line segment AB in the ratio K:1 internally and externally respectively. Yes or no? तो इंटरनली ए और बी दो पॉइंट फिक्स हैं, जब ये रेशियो फिक्स है आपके पास, तो यहाँ से इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन से एक पॉइंट आ जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पर जो P पॉइंट होगा वो उसका PA अपॉन PB का जो रेशियो होगा, मतलब P पॉइंट को ये 90 डिग्री, इसको डायमीटर मानते हुए जो सर्कल ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर P पॉइंट हमेशा लाई करेगा। ठीक है, तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो भी सही होगा। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। आई थिंक सी में तो किसी को डाउट नहीं है। सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है बच्चों, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू K3/K1। K3 पॉजिटिव है, K1 भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा बेटा, sum of the two distances is constant and the locus is the ellipse. Sum of the two distances is constant and the locus is the ellipse. और थर्ड केस अपना सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। आपके जो आंसर्स आएंगे वो क्या आएंगे, ए बी सी। आपके आंसर्स ए बी सी आएंगे, नोट करो। हुआ क्लियर? तो बी वाले में कंफ्यूजन था, बी वाला क्लियर हो गया।
डी क्यों नहीं? डी आ रहा है क्या चेक करने पे? बताओ, डी आएगा क्या? डी ऑप्शन में क्या बोला गया है कि K2 है -1, तो K1 टाइम्स पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू K3। हम कैसे बोल पाएंगे कि हाइपरबोला होगा? बी ऑप्शन कोई प्रॉपर्टी है बेटा? ये प्रॉपर्टी मतलब ऐसे समझो इसको आप ज्योमेट्रिकली कि पी पॉइंट इस प्रकार से वेरी कर रहा है कि उसका ए और बी से डिस्टेंसेस का रेशियो कांस्टेंट है, पॉजिटिव है। तो पी पॉइंट जो होगा वो कितना होगा बी केस में? पी पॉइंट जो है वो उसका रेशियो कांस्टेंट है, मतलब वहां पर P1 P2 क्या होंगे? इंटरनली एक्सटर्नली दो पॉइंट मान सकते हैं। तो उसको डायमीटर मानते कोई भी सर्कल खींचोगे तो उस पॉइंट का ए और बी से जो रेशियो कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा एक प्रॉपर्टी है सर्कल की। तो उसके बेसिस पे हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आपका आंसर सर्कल होगा। पी ए माइनस पी बी इक्वल टू 2a कहाँ आ रहा है बेटा इसमें? डी ऑप्शन में पी ए माइनस पी बी इक्वल टू 2a नहीं आ रहा ना, कैसे आएगा बताओ? ऑलवेज होना चाहिए ना, तो K1 K3 की कोई भी वैल्यू पे, आपको स्पेसिफिक वैल्यू के लिए तो बोल नहीं सकते हो। दिस शुड सेटिस्फाई ऑलवेज। ठीक है, चले आगे। क्या कहना चाह रहे हो बेटा? इससे तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट तो सर्कल नहीं, एक सर्कल बनाएंगे। आपका डाउट लास्ट में बताना बेटा, क्या कह रहे हो जनीश, है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर 9 करो। Two tangents can be drawn to the different branches of the hyperbola from the point this. तो बताइए अल्फा की कंडीशन क्या होगी? दो टेंजेंट की कंडीशन क्या क्या होगी? कुछ बच्चों का ए भी आ रहा है, कुछ का सी डी आ रहा है। कौन सा आएगा? यस, जो पॉइंट है वो एजम्प्टोट के बीच में लाई करना चाहिए। तो लिख लो कंडीशन क्या है। एजम्प्टोट अपने निकाल ली, y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई एक्स। तो जो पॉइंट है वो एजम्प्टोट्स के बीच में लाई करना चाहिए। तो एजम्प्टोट की दो इक्वेशन आ रही है, एक आ रही है y इक्वल टू 2x और एक आ रही है y इक्वल टू -2x।
वाई कोऑर्डिनेट अल्फा स्क्वायर है, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा है, तो बताइए 2 अल्फा का वैल्यू अल्फा स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, एक्स में 2 अल्फा और ये वाई अल्फा स्क्वायर, एक्स का वैल्यू अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर रखोगे तो यहाँ पर तो अल्फा देखो y इक्वल टू 2x, यदि y इक्वल टू अल्फा स्क्वायर रखोगे तो x का वैल्यू 2 अल्फा यहाँ होगा, और एक रिलेशन क्या देगा, माइनस का 2 अल्फा इज लेस देन अल्फा स्क्वायर। बेटा किसी को यदि दिक्कत है तो वो क्या करो, जैसे कि x इक्वल टू अल्फा वाली लाइन खींचो, इस वाली लाइन पर ये पॉइंट आएगा अल्फा कोमा 2 अल्फा, ये वाला पॉइंट आएगा अल्फा कोमा माइनस 2 अल्फा, और आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट है अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 2 अल्फा से और माइनस 2 अल्फा से ज्यादा, ये कहेंगे हम। तो यहां से क्या आ गया, अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 ग्रेटर देन 0, सो अल्फा इज लेस देन 0 और ग्रेटर देन 2। और यहां से क्या कहेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा ग्रेटर देन 0, तो अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 0 से इन्फिनिटी। तो ओवरऑल आपकी वैल्यूज क्या हुई, दोनों का एंड ले लोगे तो अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 एंड 2 से इन्फिनिटी। तो क्या आंसर होंगे आपके, एक तो सी होगा और एक डी होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? वो पॉइंट यहाँ होगा, कहाँ होगा वो पॉइंट, यहाँ होगा ना, यहाँ पे होगा अल्फा को अल्फा ऊपर की तरफ। ये जो अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर है ऊपर की तरफ होगा, तो यहाँ बीच में नहीं, वो जो मैंने गलत बना दी था, ऊपर की तरफ होगा, बिटवीन द एसिम्पटोट्स, बिटवीन द एसिम्पटोट्स। हमने क्या कहा कि पॉइंट जो है वो बिटवीन, पॉइंट जो है वो बिटवीन द एसिम्पटोट होना चाहिए, तभी आप दो डिफरेंट ब्रांचेस पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ऐसे समझो आप, मैं दूसरा तरीका समझा देता हूं। ये आपकी है कोई पॉइंट है पी अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर, इससे आप टेंजेंट ड्रॉ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? तो आप इसका जो स्लोप है ना बेटा, इसका स्लोप कितना है, अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा। इसका जो स्लोप है वो कितना है, अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा, ये है। तो ये जो लाइन है y इक्वल टू 2x एजेम्प्टोट है, तो इससे ऊपर होना चाहिए, तो इसका स्लोप 2 से ज्यादा होना चाहिए, तो एक रिलेशन आ गया अल्फा स्क्वायर ग्रेटर देन 2 अल्फा। क्लियर है बात? ये जो दूसरी लाइन है ये है y इक्वल टू माइनस 2x, तो इसके इससे भी ज्यादा होना चाहिए इसका स्लोप, तो अल्फा स्क्वायर बाई अल्फा इज ग्रेटर देन माइनस 2। सिंपल सी बात, ठीक है? तो इन दोनों से अपन कह सकते हैं इनके बीच में होना चाहिए, समझ गया बात को? तभी अपन दोनों ब्रांचेस पर अलग अलग डिफरेंट टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाएंगे, दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे टू द डिफरेंट ब्रांचेस, एक इधर और एक उधर। स्लोप वाले कंसेप्ट से ले लो, ठीक है? उससे ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। चलो अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए। जिसमें एक्स एक्सिस बेटा यदि उसमें लोगे तो वहां पर भी वो वहां पे टेंजेंट नहीं होती है, वहां पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाओगे, उस वाले रीजन में तो टेंजेंट ही ड्रॉ नहीं कर पाते। आप कोई भी एक इलिप्स हाइपरबोला लेकर के देखना, वहां से अपन टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाते यदि एक्स एक्सिस वाले रीजन में लोगे। ellipse is confocal with the hyperbola, then बताओ क्या होगी कहानी। कॉनफोकल का मतलब क्या होता है, दोनों के फोकाई सेम है। तो जो इलिप्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इलिप्स के फोकाई क्या होंगे बच्चों बताइए। के ए इवन कोमा 0, हाँ या नहीं। और हाइपरबोला के जो फोकाई होंगे वो क्या हो जाएंगे, ए ई टू कोमा 0। ये दोनों कौन फोकाई मतलब इक्विवेलेंट होंगे। तो k टाइम्स ए ई वन इज इक्वल टू ए टाइम्स ई टू, ए तो दोनों जगह सेम दिया हुआ है, तो ई टू का वैल्यू आ गया k टाइम्स ई वन, एक रिलेशन आ गया। मैंने इलिप्स की सेंट्रिसिटी ई वन और हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी ई टू मान ली है। अब इनके कुछ फॉर्मूला होता है क्या, इनका स्क्वायर ई टू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर टाइम्स ई वन स्क्वायर, ई टू स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट टू। ई टू तो रूट टू है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो ये 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर, ई वन स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। के का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा या छोटा होगा, ज्यादा होगा। तो ये आ जाएगा 1 बाई के स्क्वायर बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लो बेटा, 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 1, सो के स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सो के का वैल्यू आ गया रूट 3, पॉजिटिव वाला लेंगे यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एसेंट्रिसिटी का फंडा है। ठीक है, तो एसेंट्रिसिटी का जो रेशियो है इलिप्स का और हाइपरबोला का, इलिप्स की थी ई वन, हाइपरबोला की थी ई टू। ई वन बाई ई टू था 1 बाई के, तो इनका रेशियो आ गया 1 बाई रूट 3। यह आ गया आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए तो आ गया बच्चों, रेशियो ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स एंड द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इज रूट 3। तो ऑप्शन बी, मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स यहां से दिख रहा है, हो जाएगी 2ka, और द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला इज 2a। तो आपको k पूछा है और k का वैल्यू तो कितना था रूट 3, तो आपका आंसर बी भी आ गया। हाइपरबोला और इलिप्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, तो ये कैसे निकालोगे, किसी कॉमन पॉइंट पर m1 m2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा दोनों का पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएट करके।
तो पहले कर्व को डिफरेंशिएट किया तो के स्क्वायर 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले कर्व का जो स्लोप आया वो आ गया माइनस के स्क्वायर y1 अपॉन x1। दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट किया 2x माइनस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो उसका जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है x1 अपॉन y1। चेक करो बेटा ये आया क्या? ये नहीं है, उल्टा लिख दिया मैंने, m1 गलत लिख दिया। m1 आएगा माइनस का x1 अपॉन y1 के स्क्वायर। तो अब मैं चेक करता हूँ m1 m2 की वैल्यू कितनी आ रही है। m1 m2 इज माइनस ऑफ x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर के स्क्वायर। अब वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? उसकी वैल्यू पुट कर दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू। m1 m2 की वैल्यू आ रही है आपकी x1 स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर y1 स्क्वायर। चेक करो यही आई क्या? दो इलिप्स थे आपके पास, एक इलिप्स था एक हाइपरबोला था। हाइपरबोला था आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसके ऊपर भी लाई करेगा x1 y1। और दूसरा पॉइंट था एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर ए स्क्वायर, इस पर भी लाई करेगा। इन दोनों में x1 y1 पुट कर दें तो x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर में रिलेशन आ जाएगा। क्या रिलेशन आएगा बेटा? x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर, और दूसरी तरफ से आएगा x1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर y1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू है के स्क्वायर ए स्क्वायर। दोनों को यदि मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो के स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर। तो y1 स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास ये के स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस 1, और x1 स्क्वायर की वैल्यू होगी आपकी ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, that is nothing but a square is 2i's of a square k square माइनस का प्लस का स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस 1। यदि मैं इन दोनों का रेशियो यहाँ पुट कर दूं x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर का रेशियो, तो आ जाएगा 2k स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस 1, 2k स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर माइनस 1। चेक करो बेटा ये आ रहा है। वैल्यू चेक करो ये आएगा क्या? ऑर्थोगोनल आ रहा है या नहीं आ रहा? m1 m2 में एक नेगेटिव भी था या नेगेटिव आएगा, ठीक है।
-1 आ रहा है इसके वैल्यू, x1 स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर 2k स्क्वायर। अच्छा k स्क्वायर तो एक नीचे भी तो आएगा ना, ये k स्क्वायर ये कैंसिल हो गया और एक नेगेटिव ऑलरेडी था, और k क्या वैल्यू था -√3, तो 3 - 1, तो आपका आंसर आ गया -1, ऑर्थोगोनल आ गया बेटा, तो सी भी आंसर आ गया है। व्हाट अबाउट डी? डी के बारे में क्या ख्याल है बच्चों? सी भी आंसर आ गया। रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स इन द हाइपरबोला, वो कितनी आ रही है? डी का वैल्यू कितना है बताओ? 1/√3 आ रहा है वो, ना वो आएगा 1/√3, और हमें को दिया है 3, तो गलत हो गया। आपके आंसर हो गए बच्चों ए बी सी। क्लियर है? ये बच्चों कुछ क्वेश्चंस थे हाइपरबोला के ऊपर। आई होप आप सभी बच्चों को ये सेशन अच्छा लगा होगा।